हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली के 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs हैं करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू नट्टुकोट्टई नगरथास। नट्टुकोट्टई नगरथास के बारे में बात करूँ तो हमारे इंडिया के साउथ ईस्टर्न तमिलनाडु से ये जो लोग हैं ये बिलोंग करते हैं। बहुत पहले हिस्टोरिकल इंडिया के अंदर ये अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर सेटल हो गए थे। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, बर्मा जो कि आज का म्यांमार है, देन इज़ इंडोनेशिया, मलेशिया, अलग अलग कंट्रीज़ में ये जाकर सेटल हो गए थे। और इवन ये अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल डीलिंग और हॉस्पिटैलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। अगर इनके रिलीजन के बारे में बात करूं कि कौन से रिलीजन या फिर कौन सी डीटीज़ को ये प्रे करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये बेसिकली हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स हैं और शिवा और मुर्गा जो डीटीज़ हैं उनको ये प्रे करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। तो अब तक की सबसे बेस्ट बिजनेस कम्युनिटी भी इनको माना गया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डेवोस समिट है हर साल कंडक्ट करवाई जाती है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो अभी रिसेंटली उनकी समिट चल रही है, तो इसी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कौन कौन सी रिपोर्ट्स को यहाँ पर निकालती हैं। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, देन इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, देन इज ग्लोबल IT रिपोर्ट। ये तीनों की तीनों जो रिपोर्ट हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। वेयर एज अगर मैं बात करूं ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट के बारे में, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज विपो के द्वारा निकाली जाती है। तो कई बार आपसे पेपर में इन रिपोर्ट्स और इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू AK-203 राइफल्स। इन राइफल्स के बारे में बात करूं तो इंडिया और रशिया ने एक दूसरे के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि यहाँ पे इंडिया के यूपी वाले रीजन में इन राइफल्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। तो बेसिकली ये इंडिया और इजराइल का वेंचर नहीं है, इंडिया और रशिया का वेंचर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाई क्वालिटी है, कन्वीनियंट है, स्मॉल आर्म्स भी हैं। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आंसर बनेगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एसर रिपोर्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 की जो एसर रिपोर्ट है रिसेंटली उसको रिलीज किया गया है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको एसर की फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस सर्वे या फिर इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इसके लिए एक पर्टिकुलर NGO रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है प्रथम NGO या फिर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि 2005 से इस रिपोर्ट को निकालते आ रहे हैं। ये एक फैमिली बेस्ड हाउस होल्ड रिपोर्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे इस रिपोर्ट में जो भी एजुकेशन अभी उसका स्टैंडर्ड चल रहा है उसको जानने के लिए ये जो लोग हैं, NGO के जो लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, ये घर घर जाकर विजिट करते हैं और जाकर पूछते हैं कि एजुकेशन के रिगार्डिंग, उनके बच्चों के रिगार्डिंग हर एक चीज़ जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि 2005 से इस रिपोर्ट को निकालते आ रहे हैं और इसके अंदर एक पर्टिकुलर एज के जो बच्चे हैं इनको इंक्लूड किया जाता है, दैट इज 6 to 14 ईयर्स। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों पे ये ध्यान देते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल में उन बच्चों का कितना इनरोलमेंट है, अटेंडेंस कितनी है, उनको रीडिंग या फिर अर्थमेटिक एबिलिटी या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन कितना वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये बताते हैं। तो रिसेंटली जो 2022 की रिपोर्ट एसर द्वारा निकाली गई है उसके अंदर ये पता लगा है कि यहाँ पर आफ्टर कोविड जो ट्यूशन्स है, जो कि बच्चे ट्यूशन्स लेकर पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर एसर रिपोर्ट के बारे में बात करूँ दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मेडॉग प्रोजेक्ट। मेडॉग प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो चाइना का ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बात करता है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ऊपर एक डैम बनाया जाएगा, जो कि चाइना के साउथ वेस्टर्न रीजन में बनाया जाएगा, जहां से ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है। उसके जस्ट अबव चाइना वाले पोर्शन में ये जो डैम है इसको बनाया जाएगा। ये जो डैम है 60 गीगावाट कैपेसिटी का प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है जिसको बनाया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग ये चीज़ें न्यूज़ में चल रही थी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हिमालय की कैलाश रेंजेस से ओरिजिनेट करती हैं, तिब्बत से होकर गुजरती हुई, चाइना वाले रीजन से होकर गुजरती हुई ये इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है जो कि है यारलुंग ज़ांगपो। तो इन कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आंसर बनेगा ब्रह्मपुत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपने देखा ही होगा न्यूज़पेपर्स में कि केरला वाले रीजन के अंदर इको सेंसिटिव जोन्स की जो जजमेंट है उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट्स वगैरह हैं वो केरला में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूं तो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, जिसके अंदर इको सेंसिटिव जोन के क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है, लेकिन एज इट इज़ इस एक्ट के अंदर कोई भी इको सेंसिटिव जोन का जो वर्ड है उसको मेंशन नहीं किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2002 में इसकी अमेंडमेंट की गई थी। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मेंशन कर दिया गया कि ये जो इको सेंसिटिव जोन है 10 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर सकता है। तो बेसिकली ये एक प्रोटेक्टेड एरिया रहता है ताकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, तो उनकी जितने भी हैबिटेट लॉस वगैरह हो रहे हैं या फिर शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ऐसा एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है जो कि इको सेंसिटिव जोन का है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यांगटे फिनलेस पोर्पोइस। यांगटे फिनलेस पोर्पोइसिस के बारे में बात करूं तो डाउन टू अर्थ के अंदर एक आपको आर्टिकल देखने को मिला होगा जिसके अंदर ये जो पोर्पोइसिस हैं वो यांगटे रिवर में दोबारा से रिकवर कर रही हैं। तो बेसिकली यांगटे रिवर के अंदर ये पोर्पोइसिस देखने को मिली थी, लेकिन IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये फॉल करती हैं। तो इनकी धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, लेकिन जैसे ही चाइना ने यहाँ पे सैंड माइनिंग को बैन कर दिया तो धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है दोबारा से रिकवर होना शुरू हो गई। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि यांगटे रिवर कौन सी कॉन्टिनेंट या फिर कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पोर्पोइसेस हैं इनकी IUCN की क्या कैटेगरी है, तो दैट इज़ अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यांगटे रिवर एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी मानी जाती हैं और इसी रिवर के अंदर आपको ये पोर्पोइसेस जो हैं ये देखने को मिलेगी। पोर्पोइसेस जो हैं बेसिकली डॉल्फिन के जैसी ही होती हैं, लेकिन डॉल्फिन नहीं होती। इसके अलावा अगर इनके साइज़ के बारे में बात किया जाए तो ये वेल्स से बहुत छोटी होती हैं और इवन ये अपनी एक पर्टिकुलर स्माइल के लिए भी जानी जाती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट, आंसर इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट में वो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर खरीदते हैं, अलग अलग चीज़ों को खरीद कर ही इन्वेस्ट करते हैं, IPOs में इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट्स इशू जो होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो अलग अलग चीज़ों में ये इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर उन्होंने कोई भी IPO अगर खरीदा है तो जब तक इसकी फाइनल अलॉटमेंट नहीं हो जाती तब तक उनके अकाउंट से पैसे नहीं कट सकते। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ता है जो कि एक सेल्फ सर्टिफाइड एप्लीकेशन है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जो कि सेबी ने डेवलप की है ताकि ये जो भी अगर हम किसी अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करें तो इस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जब तक कोई भी शेयर जो है वो अलॉट नहीं होता तब तक किसी भी अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसे जो हैं वो नहीं कट सकते, प्रोवाइडेड अगर उसने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो इस स्कीम के रिगार्डिंग बात करूँ, फॉर एग्जांपल किसी भी बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है। तो हमारी कंट्री के अंदर अगर किसी भी A प्रोडक्ट को इम्पोर्ट किया जाता है और ये जो A प्रोडक्ट है वो B प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और दोबारा से जो B प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे जो भी A प्रोडक्ट है उसके इंपोर्ट पे कोई भी ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। दैट मीन्स इट इज अ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स, और प्रोवाइडेड ये जो प्रोडक्ट्स हैं किसी अदर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किए जाने चाहिए और अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसको दोबारा से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट करना चाहिए, और ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है दैट इज 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बेसिकली इट इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द इनपुट्स विच हैड टू बी मैंडेटरीली यूज्ड इन प्रोडक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सपोर्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो वैलिडिटी है जो टाइम पीरियड है दैट इज 12 मंथ्स। तो आंसर बनेगा 1 ओनली।
लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन बैक। तो ग्रीन बैक के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की जो पेपर करेंसी है जो सबसे पहले प्रिंट करी गई थी वो ग्रीन इंक में प्रिंट की गई थी। तो इसके तहत ही इनकी जो यूएस की करेंसी है, जो डॉलर्स हैं, उनको कई बार ग्रीन बैक भी बोल दिया जाता है। हालांकि 19th सेंचुरी में 1890s के अराउंड इसको ग्रीन इंक में प्रिंट किया गया था। उसके बाद से अभी अगर आप यूएस डॉलर्स देखेंगे तो वो ग्रीन इंक में नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार इस टर्म को यूनाइटेड स्टेट्स के जो डॉलर हैं उनकी जो पेपर करेंसी है उसके लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएगी। आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। तो आई होप आपको यहाँ तक जो MCQs हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।